कोरोना को लेकर अब चिंता की एक नई बात सामने आ रही है। संक्रमण को पकड़ने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना पकड़ में आ ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 20% मामलों में रिपोर्ट गलत आने के भी संकेत हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, आपको बता दें, लगातार आज तक इस मामले की पड़ताल कर रहा था और जो बात निकलकर सामने आई है वो चिंताजनक है, वो डराने वाली है। जिस आरटीपीसीआर टेस्ट को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा था, उस आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना पकड़ में आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बावजूद लंग्स तक संक्रमण के पहुंचने की शिकायतें मिली हैं, जो अस्पताल में मरीज के भर्ती होने के बाद ही पकड़ में आया। तो आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लोग वक्त पर इलाज नहीं मिलने से परेशान हैं और अब एक नई मुसीबत सामने आ रही है। डराने वाली बात यह है कि संक्रमण को पकड़ने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट पर अब 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। आरटीपीसीआर जांच पर उठने लगे सवाल। हर 5वें मरीज की रिपोर्ट गलत। कोरोना है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। देश के तमाम राज्यों में लगातार ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो कोरोना के लक्षणों से पीड़ित तो हैं, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही है। यानी कोरोना की दूसरी लहर में वायरस इस तरह से हमलावर है। इस बार वायरस पकड़ में नहीं आ रहा तो इसकी कई वजह हैं। जैसे या तो वायरस नाक या गले में मौजूद नहीं था, या वायरस का लोड ज्यादा नहीं था, गले या नाक की जगह फेफड़े में इन्फेक्शन था, इस वजह से वो आरटीपीसीआर में पकड़ नहीं आया, वायरस का नया म्यूटेशन था। अब तक ये देखा जा रहा था कि आरटीपीसीआर ही वो ही तरीका है ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं। लेकिन कोरोना वायरस के दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे सारे लोग हैं जो दरअसल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट ये डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर 5वें कोरोना पीड़ित के केस में वायरस जांच को धोखा दे रहा है, यानी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये ज्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि मरीज क्वारंटीन या आइसोलेट नहीं हुआ, वो लोगों में घुलता मिलता रहा जबकि उसको इन्फेक्शन था। ऐसे मरीज लगातार वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं। देश में वायरस के जो नए वेरिएंट मिले हैं वो ज्यादा संक्रामक हैं। इतना ही नहीं, वायरस अलग अलग प्रकार के भी हैं। दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका सबूत है कि वायरस की प्रकृति बदल गई है और ये पहले से ज्यादा घातक है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हर्ष महाजन आ गए हैं, वो फाउंडर हैं हर्ष इमेजिंग के। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी होंगे, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग पैथ लैब के। हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा होंगे, वो हेड हैं कोविड सेंटर एम्स दिल्ली के। और डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ होंगे, वो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर हर्ष महाजन, सबसे पहले कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट, लेकिन बाद में पता लगता है कि मरीज कोविड पॉजिटिव था असल में? देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज तो बताना बहुत मुश्किल है। आपके रिपोर्टर ने बोला 20% तो नहीं है। ये हम शुरू से ही देख रहे हैं कि कुछ केसेस होते हैं जिनमें हम बार बार आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, वो आता नेगेटिव है, पर जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं मरीज में वो कोविड के होते हैं, और सीटी स्कैन अगर करें तो उसमें पकड़ आ जाता है। पर ये मेरे को लगता नहीं कि 2 या 3% से ज्यादा होगा। और ये नए जो अभी तो हमारी समझ ये है कि कोई नई म्यूटेशन हो गई है, कोई ये नया वेरिएंट है जो दिल्ली और उसके आसपास फैल रहा है, पर जीनोमिक प्रोफाइलिंग से अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। कुछ किट्स ऐसे जरूर हैं आरटीपीसीआर के जिनको यूज करें तो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, बट मेजर जो किट यूज हो रहे हैं उसमें क्या है, जैसे थर्मो फिशर, ट्रू पीसीआर, नियोडीएक्स, इनमें आज की डेट में अगर कुछ म्यूटेशन भी हुआ है वायरस में तो वो पकड़ लेता है आरटीपीसीआर से। बाकी जहां तक मैं कहूं
आरटीपीसीआर शुरू से ही कोई 70% एक्यूरेट है, 30% फॉल्स नेगेटिव दिखाता है। और अगर एक गिवन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कोविड है और पीसीआर नेगेटिव आता है, तब भी हमें उसको एज कोविड ही ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली जबकि इतना बवाल हो रखा है, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, चरम सीमा पे जा रहे हैं। और कई केसेस में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाए तो सीटी स्कैन की मदद ली जा सकती है ऐसे केस में, जिसमें कि टिपिकल हमें सीटी स्कैन में कोविड के लक्षण दिख जाते हैं, जिससे हम और श्योर हो जाते हैं कि डायग्नोसिस कोविड ही है। पर 20% जो आंकड़ा बताया गया है इतना हरगिज नहीं है। डॉक्टर राजेश, सीटी स्कैन में गारंटीड पता लग जाता है कि कोविड का पेशेंट है? कि सीटी स्कैन से काफी हद तक आप सस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास एक एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल है तो वहां हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं कर सकते हैं जिसका आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो एंटीजन किसी ना किसी फॉर्म में वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें दोहरा नुकसान है। एक तो अगर वो पेशेंट सही में अगर कोविड का नहीं है, अगर मान लीजिए सीटी भी सजेस्ट करता है, एक तो सीटी के बेसिस पे अभी भी उसको कंफर्म केस जो है अभी हमारे रिकॉर्ड्स पे लेना मुश्किल है और इसलिए उसको हम भर्ती नहीं कर सकते। और अगर एक पेशेंट जो पॉजिटिव नहीं है उसको अगर कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो उसे बहुत अधिक खतरा है। तो मुझे लगता है इस डिफिकल्टी की वजह से हमें ये एक सस्पेक्ट एरिया हॉस्पिटल्स का बना के और वहां ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ेगा। जब हम इस बात को रूल आउट भी नहीं कर सकते कि ये कोविड पॉजिटिव है, लेकिन इसके बेसिस पे उसको जो है कोविड लेबल करके उसको कोविड हॉस्पिटल में दूसरे कोविड पेशेंट्स के पास रखने में कठिनाई है। आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, एंटीजन नेगेटिव हो, ऐसे में अस्पताल मरीज को भर्ती करेगा नहीं और सीटी स्कैन जब तक होगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं कि मरीज वाकई कोविड का मरीज है कि नहीं। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, जरा हम उनके पास सीधे चल सकते हैं। वो जनरल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के और मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। अब डॉक्टर साहब, इस पूरी परिस्थिति में जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा मरीज सड़क पर रहेगा, क्योंकि अस्पताल लेगा नहीं कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। जी, इसी तरह की कंडीशंस शुरुआत के दिनों में जब फर्स्ट वेव थी तो हमारे मुंबई में भी प्रॉब्लम था ये। फिर हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला। जितने भी हॉस्पिटल जो हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किए, वहां पे हमने हर हॉस्पिटल में कुछ बेड हमने सस्पेक्ट कोविड करके रखे। सो अगर पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी लेके आता है, बट चेस्ट पेन का या लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर का पेशेंट आता है, बट आपको लगता है कि शायद कोविड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट रिफ्यूज दैट पेशेंट, क्योंकि अगर वो हार्ट की वजह से है तो वो मर जाएगा अगर आपने रिफ्यूज किया पेशेंट को। तो यू हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट, बट वो मरीज को आपको सस्पेक्ट आईसीयू या सस्पेक्ट कोविड वार्ड में भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए जब तक की रिपोर्ट आए। कोविड पॉजिटिव आता है तो आप कोविड पॉजिटिव में कल अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लीजिए, अगर नेगेटिव आता है तो फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट जो बेसिक है वो चालू करना चाहिए। इसलिए हमने मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल है सब जगह पे हमने सस्पेक्ट आईसीयू, सस्पेक्ट वार्ड की व्यवस्था कर रखी, सो किसी पेशेंट को रिफ्यूज नहीं करें। नो रिफ्यूजल पॉलिसी हमने की और मुझे लगता है दिल्ली में भी ये इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सडनली अगर मरीज रात के टाइम में जाता है हॉस्पिटल और आप बोलेंगे नहीं हमारा तो कोविड है, आपका रिपोर्ट नहीं, हम भर्ती नहीं करेंगे, तो मरीज कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं है कि वो गोल्डन पीरियड खत्म हो जाए और मरीज रास्ते में कोलैप्स हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना उनको बुखार हो रहा है, ना उनको खांसी आ रही है, ना उनको जुकाम हो रहा है, ना और कोई जो नए लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो उनमें दिखाई देते हैं। आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बाद वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बाहर मिलना जुलना भी उनका जारी रहता है, घर से बाहर निकलना भी जारी रहता है, और अचानक एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके बाद सीधे सीटी स्कैन की नौबत आती है और तब पता लगता है कि इनके तो लंग्स तक इंफेक्शन आ गया था। जी, इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी की पेशेंट में होते हैं, तो इसीलिए हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई ऐसे पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में अगर आप आए हैं और तो आप 4-5 दिन वेट करो, टेस्ट मत करवाओ। अगर आपको सिम्टम डेवलप होता है तो 5-6 दिन बाद में आप टेस्ट करवाओ, बट तब तक आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है। इसलिए पॉलिसी ये बनाई गई है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो महाराष्ट्र में, मुंबई में कर रहे हैं 1:30 कर रहे हैं, अगर एक पेशेंट पॉजिटिव आया तो उससे उसका रिकॉर्ड निकलाता है कि तुम लास्ट
5-7 दिन में कितने लोगों से मिलो, या एटलीस्ट 30 लोगों के हम नाम निकालते हैं और उनको बोलते हैं कि उनको आइसोलेट रखा जाए, ताकि अगर वो पॉजिटिव निकले तब तक वो स्प्रेड नहीं करे कहीं पे भी। सो ये आइसोलेट रखना चाहिए और लोगों को खुद को इसमें अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए कि मैं उससे 3 दिन पहले मिला था लेकिन मालूम पड़ा वो पॉजिटिव है, मैं सेल्फ आइसोलेट कर। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ आ गए, उनके पास जाऊं उसके पहले डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि जो 1 साल पहले सीरियसनेस थी इस चीज को लेकर कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग करें, वो कांटेक्ट ट्रेसिंग आज हो रही है? अगर हो रही होती तो ये विस्फोट इस तरीके का होता? आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। कहीं ना कहीं सारी सरकारें, सब लोग कंप्लेसेंट हो गए। जैसे कि ये हो गया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है कि किसको कहां से इन्फेक्शन हुई, इसका सहारा लेके जो उसमें थोड़ी सी ढिलाई रही। मुझे लगता है कि हर जगह जब आप कोई जगह देखते हैं जहां टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट 20%, 24% आ रहा है, जबकि उसके अंदर RT-PCR सारे नहीं है, रैपिड एंटीजन भी है जो कि इतना सेंसिटिव नहीं है, तो इसका मतलब बहुत अधिक संख्या में आपकी पॉपुलेशन में लोग हैं। और जब भी पॉजिटिविटी रेट इतना हाई है तो इसका मतलब आपकी टेस्टिंग सफिशिएंट नंबर्स में नहीं हो रही है। और सफिशिएंट नंबर में टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप कंटैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, और जब कंटैक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो आपको पर फोर्स ही ज्यादा नंबर बढ़ेंगे आपके, और तभी आप डिटेक्ट कर पाएंगे सारे कंटेक्ट को। तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा कारण जो फैलने का है वो ये है कि टेस्टिंग और होनी है अभी, और कंटैक्ट ट्रेसिंग और होनी है। जो लोग अभी भी बचे हुए इन्फेक्शन से, लेकिन उनके आसपास चारों तरफ देखने पर पता लगता है कि हर घर में कहीं ना कहीं 1-2 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए डॉक्टर मल्होत्रा? तो उनको ये मान के चलना चाहिए, मैं आपसे बता दूं कि इस वेव में वायरस हाईली इन्फेक्शियस है, क्लस्टर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फैमिलीज इकट्ठे इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए एक बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है। अगर एक फैमिली में 1 या 2 लोग आए हैं तो ये मान के चला जाए कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन है, उनको स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में रखा जाए, और अगर उनको कोई सिम्टम होते हैं तो तुरंत उनकी जांच कराई जाए, और अगर सिम्टम नहीं होते हैं तो 5 और 7 दिन के बीच में उनका टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और मैं डॉक्टर हर्ष महाजन की बात से सहमत हूं कि अब वो वाली किट्स हमारे पास नहीं है जो एकाध जो है वायरस का एंटीजन डिटेक्ट करती है RT-PCR से, जिनमें कि अगर थोड़ा म्यूटेशन हो गया तो वो उसको मिस कर जाएगा। ये ज्यादातर किट 1 से ज्यादा 2, 3 या 4 तक एंटीजन ढूंढती है, और उसमें इसके मिस होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि हम जानते हैं कि कोई ऐसे म्यूटेंट्स हैं जिनको इम्यून एस्केप हम कहते हैं, जो कर लेते हैं, खास करके N440 के जो है, लेकिन फिर भी सैंपलिंग प्रॉपर लेना, सैंपलिंग ठीक समय पे लेना, ऐसे कारण है जिनसे इनका रेट बढ़ सकता है। लेकिन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, खास करके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जिनको इन्फेक्शन हुआ है, आजकल बहुत जरूरी है क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस है। जी डॉक्टर समीर भाटी, आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनमें जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी पेक्यूलर चीजें हैं जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि क्या क्या ख्याल रखना चाहिए एक, और क्या क्या परिस्थिति होती है जिसमें आदमी का एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वाकई कोरोना नेगेटिव हो पेशेंट? देखिए, इस बार अगर हम कंपैरिजन करें पिछले वेव से, क्योंकि पिछली वेव को भी बहुत ही नजदीकी से देखा, इस बार 1-2 जो चीज है कि जो इन्फेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है, उनका पॉजिटिव आ रहा है, वो वाली एक चीज है। बट जिस तरह से ICMR का भी डेटा आया है उसके अंदर बताया गया है कि री इन्फेक्शन के केसेस भी है। दिल्ली का जो हमारा सीरो सर्वे हुआ था जिसमें पता लगा था कि दिल्ली के आधी से ज्यादा जनता इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुकी है, पर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी रेट तो बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले अगर हम 10 दिनों की बात करें, अप्रैल के अंदर तो एकदम से बहुत ही तेजी से ये बढ़ ही रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे बूथ्स पे हमारी होम कलेक्शंस और ये सभी कॉल्स एकदम से अचानक से बढ़ गई है। इसके अलावा एक चीज जो नई सामने आ रही है देखने के लिए, ज्यादातर लोग टेस्टिंग के लिए थोड़ा लेट भी आ रहे हैं। वो ये कारण है कि मैक्सिमम पेशेंट ऐसा बताते हैं कि हाँ, हमें एक बार फीवर हुआ था, फिर हम ठीक हो गए, बस उसके बाद 5वें या 6ठे दिन फिर हमें लगा कुछ, तब तक आते हैं। जो अभी हम बात भी कर रहे थे न्यूमोनाइटिस की, हालांकि हमें लग रहा था कि शायद अभी न्यूमोनाइटिस के, निमोनिया के केसेस कम होंगे, कि जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे विंटर्स के अंदर रेस्पिरेटरी जो है वायरस, रेस्पिरेटरी डिजीज काफी बढ़ जाती है। बट अभी भी वायरल न्यूमोनाइटिस के काफी ज्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। CT स्कैन के अंदर काफी ज्यादा डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं जिनमें वायरल न्यूमोनाइटिस, और इसमें माइल्ड मॉडरेट कैटेगरीज काफी आ रही हैं, जिसमें जो है आपका निमोनिया का स्कोर काफी
सीवियर लेवल के ऊपर भी है। तो एक तो ये वाली चीज। दूसरी जो इसके अंदर एक चीज और सामने आ रही, जो आपने बताया, रैपिड टेस्ट के अंदर आपका नेगेटिव तो आता ही है। रैपिड में अगर आप सिम्टोमेटिक है तो आपको RT-PCR से उसको फॉलो अप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है इसके अंदर रीटेस्टिंग, कि एक बार वो नेगेटिव आ गया और उसके बाद हम सिम्टोमेटिक भी है या हम स्ट्रांगली किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, तो हमें दोबारा 2 दिन बाद, जैसे और भी डॉक्टर साहब ने सबने बताया, उसको फॉलो अप जरूर करना है। क्योंकि वो नेगेटिव आने के बाद फिर हम बहुत ज्यादा केयरलेस होकर इधर उधर चले जाते हैं। उसके बाद जो ये ट्रांसमिशन है ये काफी ज्यादा फैलता है। दिल्ली में दूसरे महानगरों के मुकाबले कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से जारी है। दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया। तमाम पैमानों पर दिल्ली में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भरोसा देते रहे, कोरोना पांव पसारता रहा। आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नजर रखे हुए हूँ। स्वास्थ्य मंत्री दिलासा देते रहे, कोरोना दिल्ली को दबोचता रहा। पिछली बारी हाईएस्ट 8600 पेशेंट गए थे, उससे तो 1.5 गुने के करीब पहुंच चुका है अभी भी। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वालों के दिलों में दहशत बढ़ रही है। दिल्ली वालों की दिल्ली हाँफ रही है। कोरोना विस्फोट में त्राही त्राही कर रही है। लोगों की चिंता सुनेंगे तो दहल जाएंगे। दिल्ली ने सबको पीछे छोड़ दिया। मुंबई पीछे छूट गई। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु भी पीछे रह गए। 4 से 3 अप्रैल के बीच यानी 10 दिनों का आंकड़ा देखिए। 10 दिन में 77,000 से ज्यादा केस। 10 दिन में नए मामलों में 234% का इजाफा। 10 दिन में 376 लोगों की मौत। 10 दिनों में 13% से ज्यादा इन्फेक्शन रेट। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। दिल्ली, जिसने अब तक कोरोना का बेहद सावधानी और समझदारी से मुकाबला किया था, वो हाँफने लगी है, कांपने लगी है और अब तो आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में भी स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। 24 घंटे का एक और आंकड़ा देख लीजिए। कोलकाता 1271 केस, चेन्नई 2433 केस, बेंगलुरु 5500 केस, मुंबई 7898 केस, दिल्ली 13468 केस। तो डेली 1000-2000 केसेस बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फुल्ली डेडिकेट किया गया है कोविड के लिए। 4 दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को फुल्ली कोरोना डेडिकेट किया गया है और 2 दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स को बहुत बड़ी संख्या में, जैसे LNJP में 1500 बेड और GTB में 1000 बेड, ये कोरोना के लिए किए गए हैं। दिल्ली में हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकार के तमाम इंतजाम कोरोना के विकराल रूप के आगे बौने साबित हो जाएं। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में बेहद सख्त नियम लगाए गए हैं जो आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इस बीच यहां 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना से अगर कोई एक सूबा सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ लगातार केस बढ़ रहे हैं, हालात भयावह हो चुके हैं, इंतजाम नाकाफी हो रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद अब एक नए अंदाज का लॉकडाउन आज रात से लागू हो रहा है। महाराष्ट्र के आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। कल महाराष्ट्र में 60,212 केस आए थे। 24 घंटे में 281 लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 5,39,042 हो गई है। एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। पिछले 4 दिनों पर नजर दौड़ाएं तो एक दिन महाराष्ट्र में केस कुछ कम हुए, लेकिन इसके बाद फिर कोरोना विस्फोट हो गया। 10 अप्रैल को 55,411 केस दर्ज हुए थे। 11 अप्रैल को 63,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए।
12 अप्रैल को तादाद कुछ कम होकर 51,751 रही, लेकिन कल यानी 13 अप्रैल को फिर ये 60,000 को पार कर गया। इस वक्त हम मुंबई के दादर मार्केट इलाके में है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन अनाउंस होने के बाद कई लोग मार्केट में दिख रहे हैं जरूरतमंद चीजें खरीदते हुए। 8 बजे के बाद से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही शुरू रखी जाएगी। महाराष्ट्र के लिए ये नए लॉकडाउन के रूल लगा दिए गए हैं। आज शाम से ये लॉकडाउन शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा केसेस कल के दिन रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। आज रात से धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे, सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे, दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। बिना काम आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पूजा स्थल, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। निजी कोचिंग क्लास, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई है। जाहिर तौर पर ये सख्ती जरूरी है। आज तक ब्यूरो। एमपी के रतलाम से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। नीमच से आए एक युवक की रतलाम के अस्पताल में मौत हो गई। युवक के भाइयों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मार डाला मेरे भाई को, मेरे भाई को क्या जवाब दूं? मेरी मम्मी अकेली है मेरे साथ, अब मैं उसको क्या जवाब दूं? ये किसी डॉक्टर वगैरह से बात अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। थोड़ा सा हिम्मत रखो। अरे कैसे हिम्मत रखो? फिर भी आपने रतलाम के मेडिकल कॉलेज कैंपस में 2 जवान भाइयों का मातम आपकी संवेदना को झकझोर देगा। क्या करेंगे? शिकायत तो करो आप, शिकायत तो करो बिल्कुल। चलो आओ उधर आ रहे। नीमच के ये दोनों युवक अपने 24 साल के एक भाई को लेकर इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए थे। इन भाइयों का आरोप है कि कोविड रिपोर्ट में लेट लतीफी की वजह से उनके भाई का इलाज नहीं हो पाया और उसने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। शनिवार के दिन के शाम को आए हम यहाँ पे, कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं, अकेले रूम में ले जाकर उसको पटक दिया था। वो घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। ये जो हेल्प डेस्क बनाया यहाँ से आपको कोई जानकारी यहाँ से जानकारी कोई बस यहाँ सुबह से बोल रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आ गई है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है। तो मैं 2 बजे तक ऊपर चढ़ा हूँ। मैंने कहा कि 2 बज गई है, रिपोर्ट की क्या खबर है? तो बोले चेक हो गया है। मैंने पूछा पेशेंट का नाम क्या है या शक्ल तो बता दे मेरे को। तो बोलेगे शक्ल तू बताएगा, हम बताएंगे। जब इन भाइयों का मातम चल रहा था, तभी प्रदेश के वित्त और कोविड जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। इसी दौरान जावरा विधायक राजेंद्र पांडे परिजनों की शिकायत सुनकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर बुरी तरह भड़कते नजर आए। कर रही हो, रोज जवाब देती हो आप, कर रही हो। तो ऐसी बात बाहर क्यों आती है फिर? अभी ये सर देखो मैडम मैं रोज संपर्क में हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात। आपकी कमी हो तो बताओ, चलो बैठक में। अगर आपको कमी है तो बैठक में आइए। सर 5 घंटे से लोग खड़े हैं सर, इनकी डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। बाद में जिला अधिकारियों की बैठक कर मंत्री ने पूरा सिस्टम दुरुस्त करने का फरमान जारी किया। समस्या और समाधान दोनों यहाँ पर है और प्रदेश की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। बजट की कोई कमी नहीं है। इस संकट की घड़ी में जितना बजट चाहिए उतना बजट भी मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन रहा सवाल सिस्टम का, कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में मुझे कमी लगी है, उसको ठीक करने के मैंने आज निर्देश जारी किए हैं। रतलाम में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है। हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में रतलाम मेडिकल कॉलेज में अब तक 122 लोग दम तोड़ चुके हैं। रतलाम में 2 भाइयों के इस मातम की तस्वीर हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही है। एमपी में कोरोना के मामलों में इस साल का सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में 8,998 नए केस सामने आए हैं, जबकि 40 की मौत हुई है। एमपी में पॉजिटिविटी रेट 19.3% पहुंच गया है। एक महीने में एक्टिव केस 10 गुना बढ़ गए हैं। जाहिर है इस खौफनाक आंकड़े को रोकने के लिए एहतियात के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना और आम लोगों का उस पर भरोसा बहाल होना। रतलाम से विजय मीणा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के इलाज के मामले में सिस्टम लगातार फेल साबित हो रहा है। कोरोना की जांच में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। बेड्स और ऑक्सीजन का भी संकट है।
वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, देश में केस लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि पिछले 1 साल में जिन तैयारियों का दावा किया गया था, उन तैयारियों की जब जरूरत पड़ी है तो वो कहां है? कोरोना से लड़ने को लोग तैयार हैं, एहतियात भी बरत रहे हैं, लेकिन बीमारी होने पर सिस्टम उनकी मदद नहीं कर पा रहा। कमोबेश हर जगह अस्पतालों में बेड का संकट है। कोरोना मरीज का अस्पताल में भर्ती होना मुश्किल हो गया है। अहमदाबाद में तो हाल ये दिख रहा है कि मरीजों का एम्बुलेंस में ही इलाज चल रहा था। 2-2 घंटे तक एम्बुलेंस अस्पताल में नहीं जा पा रही क्योंकि बेड नहीं है। यूपी के मंत्री ने भी चिट्ठी लिखकर इंतजामों पर सवाल उठाया है। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मरीजों को एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलती। प्राइवेट सेंटर में कोरोना की जांच बंद कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। पूरा सिस्टम नाकाफी साबित हो रहा है। दिल्ली में ये हाल है कि लोग भटक रहे हैं, जांच में दिक्कत आ रही है, लोग लंबी कतारों में लगे हैं। लेकिन दिल्ली के मंत्री दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली में लगातार 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। कल भी 1,02,000 टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट भी दिल्ली में किसी भी शहर के हिसाब से 2 गुने से भी ज्यादा, 10-10 गुने तक भी मान सकते हो आप, किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट। देखो, हम बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, जो भी कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सबके सामने कर रहे हैं, सबको बता के कर रहे हैं। टेस्टिंग 1 लाख से ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से 70% RT-PCR है। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, शहर शहर यही हाल है। कहीं बेड कम है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं इंजेक्शन नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, चारों जाने माने डॉक्टर्स हैं, जिनसे लगातार बात करें। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ मुंबई से हैं, डॉक्टर हर्ष महाजन हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं। हर्ष महाजन साहब, अभी हमने सुना सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट आ रही। राजनीतिक तौर पर उनका यह कहना, उसके पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर क्या 24 घंटे में रिपोर्ट्स मिल रही हैं? देखिए, दिल्ली में मैं कहूंगा व्यवस्था, अगर हम सारा पूरा देश देखें तो दिल्ली में व्यवस्था वाकई अच्छी है। 24 घंटे में अधिकतर रिपोर्टें मिल रही हैं अभी भी। ये बात सही है कि जो पहले होम कलेक्शन होती थी वो लगभग बंद हो गई, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए। कैपेसिटी हमारी वही है, मशीनें वही है, लोग वही हैं, और कोशिश ये हम कर रहे हैं। मैं अपनी लैब का बात करूं तो कोशिश ये हो रही है कि हम 2 की जगह 3 शिफ्ट में चलाएं, ताकि रिपोर्ट हम जल्दी से जल्दी दे पाएं। कुछ केसेस में हो सकता है, ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, कि 24 घंटे के ऊपर गया हो, पर दिल्ली में बाय एंड लार्ज जितनी भी प्राइवेट लैब्स हैं वो कोशिश करके 24 घंटे में रिपोर्ट देने की क्षमता रखती हैं और कर भी रही हैं। बाकी कलेक्शन में दिक्कत आ रही है। ये आपने बहुत सही कहा कि कलेक्शन सेंटर्स पे भीड़ हो रही है, और घरों में जो कलेक्शन होती थी इवन 15 दिन पहले तक, वो लगभग ना के बराबर हो गई है। डॉक्टर साहब, दिल्ली के अलावा अगर केवल आसपास के सैटेलाइट टाउन्स की हम बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन 4 शहरों को ही अगर देख लें तो यहां की स्थिति का कुछ आपको अंदाजा है कि यहां को टेस्टिंग को लेकर क्या हालात हैं? यहां टेस्टिंग के हालात दिल्ली से बहुत बुरे हैं जी। पहले भी यहां टेस्टिंग की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और अब जब केसेस बढ़ गए तो वो कैपेसिटी उसको चैलेंज को मीट नहीं कर पा रही है, और लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। स्पेशली अगर मैं कहूं गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, वहां दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है। तो डॉक्टर मल्होत्रा, ऐसे में लोगों का ये सवाल तो जायज है ना कि 1 साल में जब तैयारी के नाम पर हुआ सब कुछ, कि लॉकडाउन से चेन ब्रेक होगी, उसमें तैयारी करने का मौका मिलेगा, हॉस्पिटल्स तैयार कर लेंगे, टेस्टिंग लैब्स अपने आप को तैयार कर लेंगी, वेंटिलेटर्स हम लोगों ने प्लान कर लिए हैं, वो सारी तैयारी अब कहीं दिख क्यों नहीं रही?
ऐसा है कि आपको इसको ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। एक साल में हमारे पास पीपीई सफिशिएंट है। अगर आप कवरऑल वगैरह देखें, एक साल पहले हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का क्या हाल था, हमारे मास्क का क्या हाल था। अब इतने आसानी से मास्क मिल रहे हैं कि हम दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमने क्या पाया, हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी, आज दिल्ली में 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। एक साल पहले आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन थी। तो अब ये तो एक अलग बात है कि दूसरी जो वेव है वो इतना ज्यादा हो गई है कि ये भी कम पड़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने सिस्टम के अंदर थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हमारे एम्स में ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट आता है या कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट तब तक एक नॉर्मल वार्ड में नहीं दी जा सकती जब तक कि वो कोविड उसका स्टेटस पता नहीं लगे। तो ऐसी इमरजेंसी में हम सीबी नेट करके कोशिश करते 3-4 घंटे के अंदर ही पेशेंट को रिपोर्ट है, क्योंकि अगर हम बिना रिपोर्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ले जाएंगे और वो कोविड पॉजिटिव होगा तो वहां हॉस्पिटल अपने आप में ही एक क्लस्टर और आउटब्रेक बन जाएगा। इसी तरह से हमने आरटीपीसीआर ये रैपिड एंटीजन टेस्ट नियरली बंद कर दिया था क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कम थी, केसेस कम हो गए थे और एक ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होने पे उसको आरटीपीसीआर आपको करना ही पड़ेगा। तो उससे लोड बढ़ रहा था, लेकिन जब पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई है तो हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि अगर जो नेगेटिव हो गया उनको आरटीपीसीआर करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत उसका 5 मिनट में डिसीजन हो जाता है और वो पेशेंट पॉजिटिव है तो उसको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमें ये सारी स्ट्रेटेजीज को ढालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा अभी भी कहा गया था इमरजेंसी पेशेंट वेट नहीं कर सकता। तो हम अब उसको अगर कोई इमरजेंसी में आया उसको कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करने के बजाय मेन हॉस्पिटल के सस्पेक्ट एरिया में सस्पेक्ट ओटी में ले जाके उसको कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आया है जिसको लेडी को सिजेरियन होना है, डिलीवरी है, वो वेट नहीं कर सकती है और उसको कोविड पॉजिटिव होने का खतरा है जिससे कि पूरे अस्पताल में संक्रमण फैल जाएगा, तो उसको हम एक सस्पेक्ट ओटी में ले जाके वहां उसकी डिलीवरी और सिजेरियन कर देते हैं। तो ये सारी पब्लिक हेल्थ की और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इसमें डेफिनेटली मदद मिलती है अगर ये सब चीजें और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल हो। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से एक तरीके का लॉकडाउन हो जाएगा। आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर गौतम भंसाली, क्या लॉकडाउन इलाज है? क्योंकि लोगों के मन में अब यह संशय आ रहा है कि एक राज्य ने लॉकडाउन किया है, बाकी भी जहां जहां सरकारों को लगेगा कि अपने बस का नहीं है वो लॉकडाउन करेंगे। जी रोहित, लॉकडाउन डेफिनेटली इन चीजों का उपाय नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन एक मजबूरी में लगाया गया लॉकडाउन है। जब फर्स्ट वेव आई थी तो लोगों को एजुकेट किया गया था कि किस तरह से रहना है, किस तरह से सैनिटाइज करना, मास्क पहनना है। अभी जब ये सेकेंड वेव, हमेशा फर्स्ट वेव के बाद जब भी सेकेंड वेव आती है तो वो तूफान की तरह आती है। फिर थर्ड वेव भी आने वाली है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड रहेगी। ये एक तरह का तूफान है और जब तूफान आता है तो आप आदमी उससे लड़ता नहीं है, साइड में खड़ा होता है, तूफान को निकल जाने देता है। इसी में समझदारी होती है और इसके लिए लोगों को सेल्फ लॉकडाउन करना चाहिए। बहुत अति आवश्यक कार्य है तो ही आप बाहर निकले, लेकिन लोग नहीं मान रहे, सड़कों पे आ रहे हैं, मार्केट में भीड़ है, शॉपिंग मॉल में भीड़ है। उसकी वजह से ही सरकार को थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। जिस तरह से फैलता जा रहा है सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप एडमिट कहाँ करोगे? बेड, अल्टीमेटली आपको बेड चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आप बेड अवेलेबल करवा दोगे, ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दोगे, डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे? आप नर्सिंग स्टाफ कहाँ से लाओगे? हिंदुस्तान का नर्सिंग स्टाफ सबसे अंडर पे है, एक पियोन के बराबर भी नहीं, उससे कम सैलरी उसको मिलती है। इसलिए हमारा नर्सिंग स्टाफ सारा छोड़ के यूके, यूएस, यूरोप या बाहर की कंट्री में जाता है। हमारे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। हम कैसे करेंगे? अल्टीमेटली हमारे पास कितने भी बेड बढ़ा देंगे, हमको सिस्टम चाहिए। और उसके लिए लोगों से हाथ जोड़ के मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई की स्थिति देख रहा हूँ। अभी हमारी स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, वरना इतना पैनिक सिचुएशन है। लोग बोलते नहीं साहब हमारे तो फादर मदर घर में ही थे, इनको कैसे हो गया? वो घर में थे लेकिन आप बाहर घूम रहे थे, आप बाहर घूम के आप पॉजिटिव है, आपने ले जाके अपने फादर मदर को दिया। आपको अपने फादर मदर की चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों की चिंता करिए। अभी आज की तारीख में हमारे पास यंग पेशेंट बहुत आ रहे हैं और वो क्रैश हो रहे हैं। वो पेशेंट हमको देख के दुख हो रहा है कि यंग आदमी कोलैप्स हो रहा है। ये एक बहुत भयावह स्थिति है, तूफान है एक तरह का, आया है, टल जाएगा। 2 हफ्ते की बात है, ये टल जाएगा। लेकिन हमको सेल्फ लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी इस चीज से निपट सकते हैं। बार बार हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये कर ले वो कर ले, कितना करेगी? खुद को भी समझना पड़ेगा। खुद आप जा के आग से खेलोगे, कहाँ चलेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, होम डिलीवरी चालू रहेगी, ई कॉमर्स चालू रहेगा, बसें चालू रहेंगी, लोकल ट्रेन चालू रहेगी, लोगों का राज्य के बाहर से आना और जाना दोनों चालू रहेगा। क्या ये लॉकडाउन है?
पहली चीज। दूसरा, आपने कहा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि सेल्फ रिस्ट्रेन थोड़ा सा रखा जाए, लेकिन सिस्टम तो ऐसा लगता है लगभग कोलैप्स हो चुका है। लखनऊ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर माता पिता को लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल अस्पताल में एक बेड खाली होगा तो हमें जगह मिलेगी। जी रोहित जी, ये बात मैं पहले भी बोल रहा था, जब लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में इतने केस क्यों है, तब हम बार बार समझा रहे थे कि ये सेकंड वेव है। पहले यूके यूरोप, वहां से 3 महीना हम पीछे चल रहे हैं। केरला में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, महाराष्ट्र के बाद में दिल्ली में भी आएगा, रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी जाने वाला है। हमको सेल्फ लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, यही एक उपाय है। सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, पेशेंट्स को अभी भी बेड मिल रहे हैं। हो सकता है जो नीडी पेशेंट है, इसमें बहुत फर्क है। कई बार लोग अपने बुजुर्गों को, जिनको जरूरत नहीं है, उनको भी हॉस्पिटल भेज देते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड गाइडलाइन है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है उनको मत भेजिए आप हॉस्पिटल, निजी लोगों को मिलना चाहिए। सिस्टम हमारा अभी भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी सब जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर स्टाफ सारा सुरक्षित कम रहेगा जब आप घर के अंदर रहोगे, सेल्फ लॉकडाउन का पालन करोगे। जबरदस्ती नहीं है कि बार बार ट्रेनें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको आने की सुविधा नहीं है वो ट्रेन बस इनका उपयोग करेंगे। खाने पीने के लिए जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं, होम डिलीवरी, ये कुछ अति आवश्यक चीजें हैं जो जरूरी है। जितना कंट्रोल किया जा सकता है उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे बहुत जरूरी है तो मैं बाहर जाऊं, वरना आप अगर घूमते रहेंगे इन्फेक्शन लेके आएंगे, खराब हालत में आएंगे। सेकंड वेव है, ज्यादा भयानक है। जो हमें पहले लग रहा था कि ये इन्फेक्शन ज्यादा कर रही है, लेकिन ये डेंजरस नहीं है, जानलेवा नहीं है, मोर्टिलिटी कम होगी, ये ऐसा नहीं है। ये सेकंड वेव इन्फेक्शन भी हाई कर रही है और इसमें मोर्टिलिटी भी शायद हाई हो सकती है।